नमस्कार, रेडियोटेक आपका स्वागत करता है। आज हम प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित चर्चा करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक दुनिया में प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी जीवित और निर्जीव चीज़ें शामिल होती हैं। यह पर्यावरण सभी जीवित प्राणियों, जलवायु, मौसम, प्राकृतिक संसाधनों की बातचीत को शामिल करता है, जो मानव अस्तित्व और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की अवधारणा को घटकों के रूप में पहचाना जा सकता है। पूर्ण प्राकृतिक इकाइयाँ जो बड़े पैमाने पर सभ्य मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें सभी वनस्पतियाँ, सूक्ष्मजीव, मिट्टी, चट्टानें, वातावरण और प्राकृतिक घटनाएं शामिल हैं, जो उनकी सीमाओं और उनकी प्रकृति के भीतर होती है। सार्वभौमिक प्राकृतिक संसाधन और भौतिक घटनाएं जिसमें स्पष्ट सीमाओं का अभाव है, जैसे कि हवा, पानी और वायु, साथ ही ऊर्जा, विकिरण, विद्युत आवेश और चुंबकत्व सभ्य मानव क्रियाओं से उत्पन्न नहीं होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के विपरीत एक निर्मित वातावरण है। मानव ने जहाँ शहरी सेटिंग और कृषि भूमि रूपांतरण जैसे मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन को बदल दिया है, प्राकृतिक पर्यावरण बहुत सरल मानव पर्यावरण में बदल गया है। यहाँ तक कि ऐसे कार्य भी जो चरम लगते हैं, जैसे कि मिट्टी की झोपड़ी या रेगिस्तान, कृत्रिम होता है। हालांकि कई जानवर अपने लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए चीज़ों का निर्माण करते हैं, वह मानव नहीं है, इसलिए उनके कार्यों को प्राकृतिक माना जाता है, जैसे बीवर, बांध और टीले बनाने वाले दीमक के कार्य आदि। प्राकृतिक पर्यावरण को अक्सर आवास के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण को सामान्यतः जैविक भौतिक वर्ग में बांटा जाता है। इसके साथ ही इसके मध्य होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम को समग्र रूप से अध्ययन हेतु परितंत्र भी प्राकृतिक पर्यावरण होता है। भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के संपूर्ण अजैविक संगठन को तथा उसके परिमंडल को शामिल किया जाता है, अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और बर्फमंडल के साथ जैवमंडल। जबकि जैविक प्राकृतिक पर्यावरण में सभी सजीव चीज़ों को उनके व्यवहार सहित शामिल किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण मानव हस्तक्षेप के बिना पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण क्रियाएं एवं व्यवस्था है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, यहाँ पर एक तरफ में है प्राकृतिक घटक, जिसमें जल, वायु, सजीव और स्थल दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको इसके चारों मंडल हैं। दूसरी ओर मानव को दिखाया गया है, जो खुद एक घटक है पर्यावरण का, जिसमें एक अकेला खुद, उसका परिवार, फिर उसके समुदाय, उसका धर्म, उसकी शिक्षा, उसके आर्थिक कार्य, फिर राजनीतिक स्थिति, ये सब उसके संबंध हैं या संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से वह कार्य करता है। और उसके कार्य जो होते हैं, वो जो निर्माण करता है, उसमें है क्या, बिल्डिंग है, इमारतें, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है और उद्योग के लिए विभिन्न संस्थाएं। इस तरीके से ये पर्यावरण के घटक को हम देखते हैं। एक प्राकृतिक घटक होता है, दूसरा मानव निर्मित घटक या सांस्कृतिक घटक। प्राकृतिक घटक को हम देखते हैं फिर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। यहाँ हर जगह पर मानव का हस्तक्षेप दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से अभी नहीं रह गया, बल्कि यह आपका क्या है, कृत्रिम प्राकृतिक पर्यावरण बन चुका है। आगे, सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत स्थलमंडल होती है, जिस पर पर्वत, मैदान, पठार आदि स्थिर होते हैं। स्थलमंडल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती बाड़ी, मकान और दैनिक कार्यों के लिए हम स्थलमंडल का उपयोग करते हैं। स्थलमंडल को बेहतर समझने के लिए यह जरूरी है कि स्थलमंडल क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी विशेषताएं क्या है। इसी क्रम में आइए हम जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद स्थलमंडल कैसे बना और कहाँ पर है, इसका विस्तार कितना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ से गर्म, चट्टान एवं बंजर तथा हाइड्रोजन और हीलियम के एक पतले वायुमंडल से युक्त थी। आज की पृथ्वी बनने के लिए निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रक्रियाएं हुई थी, जिससे कि पृथ्वी अपने चारों परिमंडल से संपन्न हुई और पृथ्वी जीवन का ग्रह बन पाई। पृथ्वी बाह्यतम वायुमंडल से लेकर आंतरिक कोर तक एक परतीय संरचना वाली है। इस पर पाए जाने वाले पदार्थ भी असमान हैं। वायुमंडलीय पदार्थ कम घनत्व वाले हैं। धरातल से गहराई की ओर पृथ्वी में विभिन्न मंडल मिलते हैं, जिसमें पदार्थों की विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं, साथ ही उनका घनत्व भी अलग अलग है। स्थल मंडल पृथ्वी की एक परत के रूप में सबसे ऊपर स्थित है। अतः आइए जानते हैं स्थल मंडल की संरचना किस प्रकार हुई है। इस क्रम में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप तरंगों द्वारा प्राप्त होती है। भूकंप की तरंगों के साथ उसके गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्धारण किया जाता है। चुंबकीय तरंगों को अनुदैर्ध्य P
तरंग या प्राइमरी वेव्स PG और P स्टार के रूप में जानते हैं, जो सबसे तेज गति से चलती हैं और यह ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। दूसरा, अनुप्रस्थ तरंगें, यह SG और S स्टार के रूप में है और यह अनुदैर्ध्य तरंग के बाद प्रकट होती हैं और इनकी स्पीड कम होती है, यह तरंग के रूप में होती है। L धरातली तरंग है जो कि सबसे बाद में उत्पन्न होती है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी में 3 प्रमुख आंतरिक मंडलों को निर्धारित किया गया है। सबसे आंतरिक भाग को कोर, जिससे आंतरिक कोर और बाह्य कोर में बांटा गया। इसके ऊपर की परत मध्यवर्ती मेंटल है, जिसे पुनः 2 वर्गों में बांटा गया। इसमें निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल है। इसके ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। इसे भी 2 रूपों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। ऊपरी सियाल और नीचे की सीमा प्रधानता वाली क्रस्ट। क्रस्ट को पुनः महासागरीय और महाद्वीपीय वर्ग में बांटा गया, जिसकी संरचना में भिन्नता होती है। महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट तथा ग्रेबोज से बनी होती है, जिसकी मोटाई 7 से 10 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की रचना नीचे की तरफ मैफिक शैलों से तथा ऊपर की तरफ फेल्सिक चट्टानों से हुई है, जिसकी मोटाई 35 से 60 किलोमीटर तक होती है। क्रस्ट की निचली सीमा को मोहो असंबद्धता तय करती है। यह सीमा क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग तथा क्रस्ट से मिलकर स्थलमंडल बनता है। स्थलमंडल के नीचे प्लास्टिक विशेषता वाला दुर्बल मंडल पाया जाता है, जो कठोर दृढ़ स्थलमंडल तथा सघन तप्त तरल मेंटल के मध्य कमजोर क्षेत्र होता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे नीचे आंतरिक कोर, उसके बाद लेहमैन असंबद्धता के बाद फिर बाहरी कोर आपका है। बाहरी कोर और मेंटल के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता है और फिर उसके बाद आंतरिक मेंटल और ऊपरी मेंटल को रैपिडी असंबद्धता अलग करती है। ऊपरी मेंटल के से लेकर मोहो असंबद्धता तक ऊपरी मेंटल का विस्तार है, जिसमें मोहो संबद्धता से नीचे एक दुर्बल मंडल है और वहीं से स्थलमंडल शुरू होता है। दुर्बल मंडल के ऊपर से स्थलमंडल शुरू होता है धरातल तक, जहां मृदा का विस्तार होता है और पर्वत सागर स्थित है। तो फिर मेंटल, ऊपरी मेंटल को और स्थल यानी क्रस्ट को, फिर आपका भूपर्पटी को मोहो असंबद्धता अलग करती है, जिसे फिर मोहो संबद्धता के ऊपर निचला क्रस्ट जो सीमा प्रधानता से होता है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता जिसमें होती है, उसके ऊपर कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है, जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटती है, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट में। ऊपरी क्रस्ट जिसमें सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, उसे 2 वर्गों में रखा गया, सागरीय तथा महाद्वीपीय क्रस्ट। और इन सब के ऊपर फिर आपका मृदा यानी मिट्टी का विस्तार होता है। इस तरीके से पृथ्वी की जो कोर से है सतह तक की संरचना होती है। अभी कुछ नए रिसर्च में यहाँ पर आपको बताया गया कि निचले कोर को फिर एक वर्ग में बांट दिया गया, साथ ही जो मध्यवर्ती कोर है जहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, जिसे मैग्नेट उत्पन्न होता है, उसको अलग कर दिया गया। इस तरीके से पृथ्वी के वर्ग को और अधिक बांटा गया। आगे हम देखते हैं फिर स्थलमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान ज़्यादातर अस्थिर अवस्था में थी, जिसका निर्माण छोटे पथरीले पदार्थों से हो रहा था। घनत्व बढ़ने के क्रम में आंतरिक भाग का तापमान भी बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप अंदर के पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर अलग होने लगे। इसमें भारी सामग्री पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर और हल्के पदार्थ बाहर की ओर जाने लगे। समय बीतने के साथ यह और ठंडा हो गया और जमकर छोटे आकार में संघनित हो गया। इसके बाद बाहरी सतह का विकास प्रारंभिक क्रस्ट के रूप में होता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के निर्माण के दौरान विशाल टक्कर के प्रभाव से पृथ्वी और भी गर्म हो गई, जिससे पुनः घनत्व विभेदन की प्रक्रिया होने लगी, यानी घनत्व के आधार पर पदार्थों का अलग अलग होना, जिससे पृथ्वी कई अलग अलग घनत्व की परतों में विभाजित हुई। सतह से शुरू होकर आंतरिक भागों तक क्रस्ट, मेंटल, कोर तक जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। कालांतर में पृथ्वी की ऊर्जा ह्रास के कारण ऊपरी भाग ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिणत हो गए, जिससे भूपर्पटी और स्थलमंडल का विकास हुआ, जबकि आंतरिक भाग आज भी तरल अवस्था में है। अब हम जान चुके हैं कि स्थलमंडल कहाँ है और स्थलमंडल क्या होता है। अब आइए सोचते हैं स्थलमंडल है क्या। स्थलमंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पपड़ी या चट्टान निर्मित परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में इसमें भूपटल, क्रस्ट यानी जो सबसे क्रस्ट वाला भाग है, इसके बाद मोहो संबद्धता के बाद का भाग जो है वो क्रस्ट, और भूप्रवर मेंटल की सबसे ऊपरी
भाग यानी सबसे ऊपरी भाग उसको भी अलग करना चाहिए। जहाँ से आपका क्या हो गया है, दुर्बल मंडल शुरू हुआ है, वहाँ से उस ऊपरी भाग की बात कहा जा रहा है। ऊपरी भाग परत किसमें शामिल की जाती है, स्थल मंडल में शामिल की जाती है, जो कई टुकड़ों में विभक्त होती है। और यह पूरी जो परत होती है यानी दुर्बल मंडल के ऊपर जितनी भी परत है वह सब कुछ क्या है, कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है, जिसके बारे में हम प्लेट विवर्तनिकी जब पढ़ेंगे उसके बाद उसमें ही मिलेगा। यह प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा, स्थल मंडल। इसका निर्माण खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है, जिसके अंतर्गत लोहा, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि आते हैं। खनिजों में बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट, फेल्सपार आदि आते हैं। शैल के रूप में आग्नेय शैल, अवसादी शैल तथा रूपांतरित शैल हैं, तथा मृदा के रूप में जलोढ़, दोमट, लेटराइट के साथ साथ मृदा का संगठन, विकास तथा उसका वितरण भी होता है। तो इस तरीके से आपका स्थल मंडल के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा तत्व, बेसिक तत्व जो संरचना का निर्माण करते हैं, और फिर उसके बाद कौन से खनिज होते हैं, और खनिज के बाद कौन कौन से आपके सेल होते हैं, सेलों के बारे में पढ़ना है, तीनों प्रकार की सेलों को। और फिर आपका पढ़ना पड़ेगा मिट्टी, मिट्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी संरचना और उसकी पूरा प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका स्थलमंडल का कोर्स है जो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का स्थल मंडल का विस्तार जो 29% विस्तृत है, यानी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल उसका 29% है। स्थल मंडल की मोटाई 30 से 100 किलोमीटर होती है। यानी अब ये किसके करो है, स्थल मंडल की है। ये कहीं कहीं पर 150 किलोमीटर तक दिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 100 से 150 के बीच में मान सकते हैं। क्रस्ट का ऊपरी भाग स्थलमंडल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो क्रस्ट है वो पूरे जो स्थलमंडल है उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिन पदार्थों से क्रस्ट का निर्माण होता है वे जैव पदार्थ यानी जैव समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, गंधक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से होता है। क्रस्ट में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल की परत होती है। क्रस्ट के अंतर्गत स्थल रूप, मृदा, खनिज तथा चट्टानें आते हैं। जीवों की स्थलमंडल दो प्रकार से सहायता करता है। एक तरफ जीव स्थल पर आवास करते हैं, तो दूसरी तरफ जीव चाहे वह स्थलीय हो या जलीय हो उनके लिए खनिज का स्रोत स्थलमंडल ही होता है। स्थलमंडल पर विभिन्न तत्वों के साथ पोषक पदार्थ भी मिले रहते हैं या मिलते हैं। स्थलमंडल के नीचे दुर्बल मंडल की एक पतली परत पाई जाती है, प्लास्टिक जैसी संरचना और विशेषताओं से युक्त है। भूपर्पटी की संरचना यानी क्रस्ट की संरचना के सामान्य तत्व हैं। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। ये आपके 8 प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद अब हम जब चर्चा करेंगे तो स्थलमंडल के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे जो यहाँ पर चर्चा की गई है। ओके, धन्यवाद।